Hello students, welcome to my channel. I am Neetu Bala Singh and today I will teach you political science. Today we will start chapter 2nd, End of Bipolarity, which is the second chapter of contemporary world politics. In this chapter we will study about some hard words and some important objectives of this chapter. इस पूरे अध्याय में हमने कुछ ऐसे शब्दों को सुना है जिसका अर्थ हमें जानना अति आवश्यक है, जैसे पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, समाजवाद, सोशलिज्म, साम्यवाद, कम्युनिज्म। एक ध्रुवीय विश्व, द्विध्रुवीय विश्व, बहुध्रुवीय विश्व। अब हम जानते हैं पूंजीवाद क्या है। पूंजीवाद वह व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का स्वामित्व होता है। वह चाहे जितना उत्पादन कर सकते हैं। मूल्य नियंत्रण भी सरकार के हाथों में नहीं होता है। बाजार में खुली प्रतिस्पर्धा होती है। पूंजीवाद व्यवस्था में सरकार का दखल न के बराबर होता है और सारा लाभ पूंजीपति ही डकार जाते हैं। इसमें मजदूरों का शोषण होता है। अमेरिका में पूंजीवादी व्यवस्था है, मतलब इनमें सभी चीज़ें प्राइवेट होती है। भारत में पूंजीवाद और समाजवाद दोनों प्रकार की व्यवस्थाओं को अपनाया। इसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। अब मैं इसे आपको एक कहानी के तौर पर समझाती हूँ। जैसे एक कंपनी है जिसका मालिक रमेश है। उसमें बहुत सारे मजदूर कार्य करते हैं और उसके बदले उन्हें मजदूरी दी जाती है, यानी कि सैलरी दी जाती है, जो एक लिमिट तक ही रहती है कि सारे मजदूरों को वो सैलरी एक लिमिट तक ही दी जाती है। और लेकिन उसमें जो उत्पादन होता है, जो प्रोडक्शन होता है उस कंपनी में, तो उसके जो साधनों पर, उसके जो उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व होता है किसका? मालिकों का। तो वो सारे मालिकों का ही टोटल स्वामित्व होता है, लेकिन मेहनत किसने की? मजदूरों ने। और मजदूरों के बदौलत जो मेहनत हुआ, वह जो उत्पादन के साधनों में जो बढ़ोतरी हुई, वह किसके द्वारा हुई? मजदूरों के द्वारा। इसमें जो भी फायदा हुआ, वह फायदा किसका हुआ? मालिक का। और मजदूरी कौन किया? श्रमिक वर्ग। तो मजदूर किए तो मालिक का हुआ। और इसमें मूल्य नियंत्रण सरकार के हाथों में भी नहीं होती है और सरकार की भूमिका कम होती है। और सारा लाभ किसे मिला? तो सारा लाभ पूंजीपति को मिला। और इसमें मजदूरों का क्या हुआ? तो मजदूरों का शोषण हुआ। इस प्रकार सारी कंपनी का जो ऑनरशिप है वह प्राइवेट हाथों में होती है, एक निजी व्यक्ति के हाथों में होती है। और इसमें सभी चीज़ें प्राइवेट होती है। अमेरिका में पूंजीवादी व्यवस्था ही है जिसके कारण अमेरिका का डेवलप बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। और इसमें अमेरिका को एक पूंजीवादी देशों में गिनती की जाती है। अब हम समझाते हैं समाजवाद पूंजीवाद के विपरीत व्यवस्था है। अब हम जानते हैं कि समाजवाद और पूंजीवाद में क्या अंतर है। तो समाजवाद और पूंजीवाद, समाजवाद का जो विपरीत अर्थ हुआ पूंजीवाद। तो पूंजीवाद के विपरीत व्यवस्था है जिसमें सरकार के हाथों में सब कुछ होता है, यानी कि समाजवाद में जो व्यवस्था है वह सरकार के हाथों में सब कुछ होता है, यानी कि जनता के हाथों में सब कुछ हुआ। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समाजवाद क्या है। अब आप नोट कर सकते हैं समाजवाद क्या है। तो समाजवाद एक ऐसी विचारधारा, सिद्धांत, व्यवस्था है जो समतामूलक समाज व राज्य की स्थापना पर बल देती है। और समाजवाद का मुख्य उद्देश्य समाज की आर्थिक समानता से है। यह व्यवस्था पूंजीवाद का विरोध करती है तथा आर्थिक समानता का समर्थन करती है। इस विचारधारा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार है तथा किसी भी व्यक्ति के साथ आर्थिक भेदभाव नहीं किया जाएगा। कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद व्यवस्था, बुर्जुआ विचारधारा को आर्थिक असमानता के सबसे बड़ा कारण माना है। उनके अनुसार पूंजीवाद वर्ग हमेशा से ही श्रमिक वर्ग का शोषण करता आया है। कार्ल मार्क्स ने अपनी रचना डास कैपिटल में पूंजीवादियों व श्रमिक वर्ग में संघर्ष के कारणों का उल्लेख किया है।
तथा ऐसी कल्पना की है कि एक दिन ऐसा आएगा जब पूंजीवाद का अंत होगा तथा संपूर्ण विश्व पर श्रमिक वर्ग का शासन स्थापित हो जाएगा। अब हम समाजवाद और साम्यवाद में क्या अंतर है उसे जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, समाजवाद और साम्यवाद दोनों का उद्देश्य एक ही है, समाज में समानता स्थापित हो और एक समतामूलक समाज की स्थापना की जाए। लेकिन दोनों समाजवादियों और साम्यवादियों के विचारधारा में कई अंतर हैं। इस प्रकार हम साम्यवादियों और समाजवादी और साम्यवादी विचारधारा में हम अंतर देख सकते हैं और बहुत सारे लोगों में यह विचारधारा है कि दोनों में समान अंतर है, लेकिन हम इसे गलत मानते हैं क्योंकि साम्यवादी और समाजवादी दोनों में कुछ अंतर हैं। तो साम्यवादियों के अनुसार समाज हमेशा दो वर्गों में विभाजित रहा है। जैसे एक शोषण करने वाला वर्ग जिसे हम अमीर वर्ग बोलते हैं और एक शोषित वर्ग जो गरीब वर्ग कहा जाता है। तो इसे ही साम्यवादी और समानता मानते हैं। यानी कि शोषण करने वाला वर्ग और शोषित होने वाला वर्ग, ये दोनों में साम्यवादी जो है वह असमानता मानते हैं। साम्यवादी राज्य को कम महत्व देते हैं। यहाँ हम राज्य का मतलब आपका सारे स्टेट जो 29 स्टेट हैं वो नहीं हुआ। इसमें आपका राज्य का मतलब यानी कि आपके राजनीतिक विज्ञान में राज्य का मतलब सरकार, शासन से ली जाती है। यानी कि सरकार कौन है, शासन व्यवस्था क्या है, उससे राज्य की तुलना की जाती है। तो राजनीतिक विज्ञान में राज्य का मतलब सरकार और शासन से होता है। साम्यवादी राज्य के महत्व को कम देते हैं और राज्य को समाप्त करना चाहते हैं। यानी कि वह राज्य सरकार को महत्व कम देते हैं और वह वैसा शासन को समाप्त करना चाहते हैं। जबकि समाजवादी राज्य को महत्व देते हैं और उनके अनुसार समाज में सभी व्यक्ति समान हो, किसी के साथ कोई भेदभाव न किया जाए। समाजवाद में प्रत्येक व्यक्ति को उनके कार्य व क्षमता के अनुसार वेतन दिया जाए। ये सभी सारी चीज़ आपके समाजवाद में आते हैं। इसके विपरीत साम्यवादियों के अनुसार राज्य के महत्व को कम दिया जाता है और वह राज्य को समाप्त ही कर देना चाहते हैं, क्योंकि राज्य द्वारा शोषण करने वाले जो वर्ग हैं उनको बल मिलता है। और साम्यवादियों के अनुसार अमीर वर्ग और गरीब वर्ग दोनों में संघर्ष जरूर होगा और जिस दिन ये संघर्ष होगा शोषित वर्ग जीतेगा, क्योंकि शोषित वर्ग की संख्या बहुत अधिक होती है। जिस दिन शोषित वर्ग जीतेगा तभी समाज में समानता आएगी और साम्यवादियों के अनुसार तभी एक समतामूलक समाज की स्थापना होगी। इस प्रकार समाजवादियों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उनके क्षमता के अनुसार कार्य और वेतन दिया जाना चाहिए, जहाँ पे संपदा, संसाधन, उत्पादन पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। संसाधनों का प्रयोग लाभ कमाने की जगह समाज के लिए उनका उचित प्रयोग करना, इसमें सभी लोगों को बराबरी में लाया जा सके, यह समाजवादियों का कहना है। लेकिन इसके विपरीत साम्यवादियों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उनके आवश्यकता के अनुसार वेतन दिया जाना चाहिए, क्योंकि समाज में कई ऐसे अमीर वर्ग हैं जो पूंजीपति हैं और करोड़पति हैं और गरीब वर्ग जो आर्थिक रूप से बहुत निर्धन हैं, जिन्हें कमाने खाने के लिए भी बहुत कठिन संघर्ष करना पड़ता है। अब आप लोग समाजवाद और साम्यवाद में क्या अंतर है उसे आप लोग समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक मेरा होगा एक ध्रुवीय विश्व क्या है, द्विध्रुवीय विश्व क्या है, बहुध्रुवीय विश्व क्या है, जिसे मैंने इन सारे शब्दों को मैंने स्टार्टिंग पीरियड में ही जिक्र किया था। तो अब हम समझते हैं एक ध्रुवीय व्यवस्था क्या है। जो आपका ये पहला चैप्टर जो था इस लेसन का, उस पहले चैप्टर में भी यह कुछ शब्दों को जिक्र किया गया था, एक ध्रुवीय व्यवस्था, द्विध्रुवीय व्यवस्था। तो एक ध्रुवीय व्यवस्था क्या है जिसे हम समझते हैं, जिस व्यवस्था में एक ध्रुवीय व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें
शक्ति एक ही केंद्र में स्थित होती है, यानी एक ही महाशक्ति की प्रभुता हो तो उसे एक ध्रुवीय व्यवस्था कहते हैं। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ के विघटन के बाद एक अमेरिका ही महाशक्ति के रूप में पूरे विश्व में उभरा, उसे ही एक ध्रुवीय व्यवस्था का नाम दिया गया। अब हम समझते हैं ध्रुवीय व्यवस्था क्या है। तो द्विध्रुवीय व्यवस्था, जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में दो ऐसी महाशक्तियाँ उभरी, जो एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ, तो ध्रुवीय व्यवस्था का अर्थ वह व्यवस्था है जिसमें केवल दो प्रतिद्वंदी शक्तियों का अस्तित्व होता है, यानी कि शक्ति दो केंद्रों में स्थित होती है और विश्व में केवल दो ही शक्ति महाशक्तियों में गिनी जाती है। जैसे एक अमेरिका, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। अब हम देखते हैं बहुध्रुवीय व्यवस्था क्या है। बहुध्रुवीय व्यवस्था उस व्यवस्था को कहते हैं जिसमें शक्ति किसी एक या दो केंद्रों में स्थित नहीं रहती, बल्कि शक्ति के दो या दो से अधिक कई केंद्र होते हैं। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि चीन, रूस, भारत, ब्राजील जैसे देश तेज गति से विकास कर रहे हैं तथा विश्वव्यापी मंदी के कारण अमेरिका की स्थिति कमजोर हुई है। इसे हम एक ध्रुवीय से हटकर इसे हम बहुध्रुवीय व्यवस्था कहते हैं, जिनमें बहुत सारे देशों का विकास साथ साथ किया जाता है, या विकास कैसे किया जाए उनका निष्कर्ष निकाला जाता है, या उन पर विचार गोष्ठी की जाती है, सम्मेलन की जाती है कि हमारा इन सारे देशों का विकास कैसे हो। इसमें बहुध्रुवीय व्यवस्था में इन सारी चीज़ों को हम सम्मिलित करते हैं। अब मैं आपको इस अध्याय से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर बताती हूँ। क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? आंसर नोट करेंगे, स्टालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध काल में दूसरी दुनिया के देश किस सैनिक संधि संगठन से जुड़े थे? आंसर, वर्सा पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? आंसर नोट करेंगे, 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की थी? आंसर, गोर्बाचेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? आंसर, 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? आंसर, 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे? आंसर, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1917 में रूस में समाजवादी गणराज्य की स्थापना किसने की थी? आंसर, लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश एक महाशक्ति के रूप में उभरा? आंसर, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? आंसर, मिखाइल गोर्बाचेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया? आंसर, 1990। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।